हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10+1 फिजिक्स यूनिट 10 कर रहे हैं हम। आज हम इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे फोर्स लॉ। तो सबसे पहले हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की टर्म में डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला लिखा था, y is equal to r sin ओमेगा t, जिसमें हमने ओमेगा को 2π/t लिया था। तो इस तरह से y is equal to r sin 2π/t इंटू t। तो यही फॉर्मूला हमने आगे जाके इसी फॉर्मूले से हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू r ओमेगा cos ओमेगा t। सेम इसी तरह से r ओमेगा cos 2π/t इंटू t। तो इसी तरह से एक्सेलरेशन के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था -r ओमेगा स्क्वायर। तो -r ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t साइन 2π/t इंटू t। तो ये फॉर्मूला हमने एक्सेलरेशन के लिए जो है वो डिराइव किया था। अब इसी फॉर्मूले से हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए, सबसे पहले फॉर डिस्प्लेसमेंट हमने अभी देखा y इज इक्वल टू r साइन 2π/t इंटू t। तो जैसे जैसे हम t की वैल्यू पुट करते जाएंगे, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t/4, t इज इक्वल टू t/2, 3t/4 और t। तो y जो है इसकी वैल्यू आती जाएगी t इज इक्वल टू 0 पे r साइन 2π/t इंटू 0। इसी तरह से ये हो गई t इज इक्वल टू 0 पे। इसी तरह से t/4 पे ये वैल्यू आ जाएगी r साइन 2π/t इंटू t/4, और ये आ जाएगी हमारे पास r साइन π/2 यानी कि r, क्योंकि साइन π/2 जो है वो 1 के बराबर है। तो इसी तरह से जैसे जैसे हम सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, तो ये देखिए साइन t 0 पे हमारे पास 0 वैल्यू, और प्लस r t/4 पे ये प्लस r। इसी तरह t/2 जब लेंगे वैल्यू तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3t/4 पे हमारे पास यहाँ पे -r वैल्यू आ जाएगी, और अगेन t जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास 0 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जब हम वेलोसिटी के केस में देखेंगे, तो वेलोसिटी के लिए हमने लिखा था r ओमेगा cos 2π/t इंटू t। तो t 0 पे, t t/4 पे, t/2 पे, इसी तरह से जैसे जैसे हम वैल्यू निकालते जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले t 0 पे हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू जो है वो r ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू। ये r ओमेगा t 0 पे जो वेलोसिटी है वो
आर ओमेगा प्लस आर ओमेगा। और जब हम t/4 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगी विच इज मिनिमम। t इज इक्वल टू t/4 पे 0 मिनिमम वैल्यू। इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे वैल्यूज पुट करते जाएंगे, यहाँ t/2 पे, यहाँ 3t/4 पे और यहाँ पे t, तो ये हमारे पास माइनस आर ओमेगा, इस पॉइंट पे हमारे पास जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी और यहाँ पे अगेन हमारे पास वैल्यू जो है वो प्लस में आएगी। तो ये हो गया। इसी तरह से अब एक्सेलरेशन का देखते हैं। एक्सेलरेशन में a is equal to minus r omega square sin 2π/t into t था। तो साइन जब हम 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अगेन 0, तो यहाँ पे हमारे पास 0। और जैसे ही हम t की वैल्यू t/4 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ डिस्प्लेसमेंट में ऊपर है इसकी वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वैल्यू है। तो मैक्सिमम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह से t/2 पे यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी और 3t/4 पे यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी विच इज प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास तीनों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन तीनों में जो है वो रिलेशन कह लीजिए या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए। तो यहां से हमने ये देखा कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन लैग्स बिहाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई। यहाँ पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास जहां पे ये प्लस आर की वैल्यू है, ये देखिए, और यहाँ पे हमारे पास ये दोनों आउट ऑफ फेस है। आउट ऑफ फेस मीन्स पाई का फेस डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये हो गया हमारे पास इन तीनों में रिलेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करेंगे, वो है फोर्स लॉ। अगेन फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसी से हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर टाइम पीरियड। एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, किसके लिए? टाइम पीरियड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक पार्टिकल इस तरह से। अब पार्टिकल यहां मान लीजिए ओ इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि पी जो मीन पोजीशन है, तो हम यहाँ पे एक पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं और सपोज कर लेते हैं कि पार्टिकल बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस y। यहाँ पे P पॉइंट पे ये y डिस्टेंस, तो यहाँ OP इज इक्वल टू y हो गया। तो ये मीन पोजीशन से दूरी होगी। When particle is released from its displaced position, तो हमें पता है restoring force F comes into place। जैसे हम स्प्रिंग को अगर यहाँ तक खींच लेते हैं इसकी मीन पोजीशन से, तो यहाँ पे आके ये स्प्रिंग अपनी बैक उसी पोजीशन में जाने की कोशिश करता है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसी तरह से ये जो पार्टिकल है ये वापिस अपनी उसी पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, जिसके कारण ये पार्टिकल जो है दोबारा मीन पोजीशन पे आएगा। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये यहाँ पर नहीं रुकेगा,
तो ये क्या करेगा, ड्यू टू इनर्शिया ये पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से क्या पीछे चला जाएगा। तो ड्यू टू इट, जैसे अभी आप ये स्प्रिंग का केस आप देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसको अगर हम स्ट्रेच करते हैं इसकी मीन पोजीशन से, मान लीजिए ये थोड़ा आगे चला जाता है, वाई डिस्टेंस आगे चला जाता है, अब अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये यहाँ पे नहीं रुकता, आके ये अपनी पोजीशन से पीछे चला जाता है ड्यू टू इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी भी आप कह सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया या प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये अपनी मीन पोजीशन से पीछे चला जाता है और इस तरह से ये टू एंड फ्रो मोशन जो है इसकी वो मतलब अपनी मीन पोजीशन के आसपास ये जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट करता रहता है। तो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल एंड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है जो वो लगती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, और हम ये कह सकते हैं माइनस के वाई, F इज इक्वल टू माइनस के वाई। यहाँ जो K है इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेते हैं और इसको हम स्प्रिंग फैक्टर और फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। K, तो K इज स्प्रिंग फैक्टर और जो है फोर्स कांस्टेंट। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो दिस इक्वेशन गिव्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द displacement and is directed in an opposite direction. So the force law expressed by this equation can be taken as the alternative definition of simple harmonic motion. वो कैसे, वो इस तरह से कि ये हमें जो डेफिनेशन है वो ये बताती है कि सिंपल हार्मोनिक motion is the motion executed by a particle subject to a force which is proportional to the displacement of the particle and is directed towards the mean position. देखिए अगर इस तरफ डिस्प्लेसमेंट होती है तो भी फोर्स जो है वो इस तरफ यानी कि मीन पोजीशन की तरफ जाती है रिस्टोरिंग फोर्स। अगर पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे आके भी जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। तो हर केस में जो पार्टिकल की रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है वो मीन पोजीशन की तरफ यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रही है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं सिंस द फोर्स इज F, जिससे हम F से लिखते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू
x और y जो भी हमने लिया रादर देन टू सम other power of x, such a system is referred to as linear harmonic oscillator. तो अब इसमें अगर हम देखें ऐसे सिस्टम को हम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं द सिस्टम इन विच द रीस्टोरिंग फोर्स इज नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो उसको हम कहेंगे नॉन लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हमें पता है कि जो फोर्स है उसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन MA से लिखते हैं। तो इस इक्वेशन से हमारे पास A जो है वो F डिवाइडेड बाय M आ जाता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी अभी पीछे, ये इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली। तो इसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस KY, या KY इज इक्वल टू माइनस MA, और A की वैल्यू जो है वो हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर Y, ये हमने अभी पीछे की, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास M ओमेगा स्क्वायर Y आ जाएगा। तो Y और Y कैंसिल दोनों तरफ, K इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K बाय M, और ओमेगा इज इक्वल टू K बाय M का अंडर रूट। तो अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास ओमेगा की वैल्यू। अब हमने कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी कि T कैलकुलेट करना है। तो T की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। तो यहां से T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, और यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 2π डिवाइडेड बाय अंडर रूट K/M। तो यहां से हमारे पास T की वैल्यू आ गई 2πM/K। और इसी तरह से टाइम पीरियड आ गया, तो टाइम पीरियड से हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें पता है कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है 1/T। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई 1/2πK/M। तो हेयर M is called inertia factor and K is called spring factor। M को हम कहेंगे इनर्शिया फैक्टर, जो कि मास के साथ रिलेटेड है, इनर्शिया फैक्टर, एंड K इज स्प्रिंग फैक्टर। तो T इज इक्वल टू 2π इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर,
और F इज इक्वल टू 1/2 पाई, स्प्रिंग फैक्टर ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय इनर्शिया फैक्टर। तो ये हो गया हमारे पास। अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लाना चाहें तो वो भी हम ला सकते हैं। मान लीजिए यहां से हमारे पास t जो है वो, t की वैल्यू, नाउ t इज इक्वल टू 2 पाई m/k। अब हमें पता है f इज इक्वल टू -ky, तो यहां से k इज इक्वल टू f/y। अगर हम नेगेटिव साइन को छोड़ दें तो यहाँ पे हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई m f/y। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 पाई m इंटू y डिवाइडेड बाय f। तो यहां हम ये कह सकते हैं 2 पाई मास इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फोर्स। अब फोर्स को हम अगेन इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पाई मास इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई, t इज इक्वल टू 2 पाई y डिवाइडेड बाय a, यानी कि 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। इसी तरह से अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को लिखना चाहें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 1/t। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फॉर्मूला है ये फ्रीक्वेंसी के लिए, और ये जो है वो टाइम पीरियड के लिए। तो ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ही यूज होने वाले हैं, काम आने वाले हैं ये दोनों, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला और फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला। तो आज हमने किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फोर्स लॉ। अब इसके बाद हम करेंगे एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।